अपने संसदीय कार्यकाल से देश प्रेम, राष्ट्रीय गौरव के लिए स्वप्न को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजो रखा था। अब वो सैनिक स्कूल के रूप में पूरी तरह साकार हो गया। गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में 176 करोड़ रुपए की लागत से 49 एकड़ क्षेत्रफल में पसरा ये हकीकत गोरखपुर की उपलब्धियों में स्वर्णिम अध्याय बनकर जुड़ चुका है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से बना सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से संचालित दूसरा सैनिक स्कूल है। शनिवार पूर्वाह्न 10:30 बजे इसका औपचारिक लोकार्पण सीएम योगी की मेजबानी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। गोरखपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। इसका शिलान्यास 23 जुलाई 2021 को किया था। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के ध्येय से इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाने की व्यवस्था है। प्रवेश परीक्षा के जरिए कक्षा 6 और 9 में दाखिला लेने के बाद इस सैनिक स्कूल में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण में इस स्कूल में कक्षा 6 और 9 में 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया, जिसमें कुल मिलाकर 40 छात्राएं और 128 छात्र शामिल हैं। सैन्य सेवाओं में जाने के लिए पूर्वी यूपी की मेघा को मिला प्लेटफॉर्म। गोरखपुर का सैनिक स्कूल सीएम योगी के दिल के बहुत करीब है। इसके शिलान्यास के बाद वो कई बार इसके निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण किए। पूर्वी उत्तर से सैनिक स्कूल में सैन्य सेवाओं के अवसर के लिए क्षेत्रीय संतुलन को भी बढ़ावा मिलेगा। सैनिक स्कूल का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकार वर्ग में चयन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए तैयार करना होता है। समन्वय विद्यालयों में अलग संकल्पना वाले इस स्कूल में प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया में बच्चों की बौद्धिक क्षमता के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और चिकित्सीय क्षमता का भी विशिष्ट रूप से आकलन किया जाता है। गोरखपुर का सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत स्थापित होने वाला दूसरा विद्यालय है। यहाँ 20 क्लासरूम, 4 लैब, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम, योग सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और सीएसटी कैंटीन की सुविधा है। इस सैनिक स्कूल में कुल प्रवेशित विद्यार्थियों को 4 सदनों में रखा गया है। इन सदनों का नामकरण शहीद भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया गया। 80 और 90 के दशक में गोरखपुर की पहचान अपराध की नर्सरी के रूप में रही है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों से बदनाम पहचान बदल गई। अब गोरखपुर की पहचान विकास के मॉडल के रूप में होती है। इसके जरिए छात्र फौज में अफसर बनेंगे, देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। सैनिक स्कूल की सौगात सिर्फ युवा छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि गोरखपुर की अपनी निजी पहचान और स्थान के लिहाज से भी बेहद खास है, जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास करते हुए समेत समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गौरव स्तंभ के रूप में दिखे करने जा रहा है। इस दृष्टि से आज गोरखपुर वासियों को अपने देश के लोकप्रिय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति जो आज गोरखपुर में हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, आप सभी जनता जनार्दन की ओर से और सैनिक स्कूल परिवार के सभी छात्र छात्राओं की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं देख रहा था कितनी रुचि से उन्होंने मुख्य भवन के साथ साथ शूटिंग रेंज और एक एक कार्य का अवलोकन किया और अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गए। अपने छात्र जीवन में वे फिर से खो गए। कितना भावनात्मक क्षण वह था जब वह विद्यालय के मुख्य भवन का उद्घाटन करने के लिए गए। वहां के कैडेट्स से मिले तो उन्हें लग रहा था जैसे स्वयं भी एक सीनियर छात्र के रूप में उन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो सचमुच हमारे लिए एक भावनात्मक क्षण था और इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि सैनिक स्कूल का उद्घाटन कौन करे। तो मेरे मन में इस बात को आया, हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने भी मुझे इस बारे में बताया
कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी सैनिक स्कूल के ही पुरातन छात्र हैं। 1962 से लेकर के 1969 तक चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा और दीक्षा ली और हर क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आज वे भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और नए भारत के निर्माण में अपने अनुभव का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज उनका मार्गदर्शन गोरखपुर के इस नवनिर्मित सैनिक उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आज गोरखपुर आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का भी है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, मैं उपराष्ट्रपति जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित 1,56,000 से अधिक स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में 2017 के पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद एक प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर हर एक व्यक्ति, वह कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल के साथ उसका संबंध रहता है। और अगर हम जन सहभागिता के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से इन्हें आच्छादित करेंगे तो इसका लाभ न केवल बच्चों को प्राप्त होगा बल्कि बेसिक शिक्षा की एक बुनियादी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने में सफल होंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,34,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 250 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर
को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। ये जो सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 गंतव्य के लिए रखा गया, हमारी साख बने, क्योंकि हमारा फोरेन एक्सचेंज तब 1 बिलियन और 2 बिलियन US $, के बीच में था, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी 680 बिलियन से ज्यादा है। कहां आ गए? मंत्री की हैसियत से जब कश्मीर गया 1990 में, श्रीनगर में कोई दिखाई नहीं दिया। उस जम्मू एंड कश्मीर में हर साल पिछले 2-3 साल से 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जा रहे हैं। ये आज के भारत में 370 अनुच्छेद, जिसको संविधान निर्माताओं ने टेम्पररी कहा, कुछ लोग भी उसको परमानेंट मान रहे। इस कालखंड में, इस दशक में उसको विरोध कर दिया गया। ये आज का भारत है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये भी अगर हम राष्ट्रवाद से समझौता करेंगे, वो राष्ट्र के साथ चरम धोखा होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आवश्यकता है उनको समझाने की, वरना जनता को आध्यात्मिक प्रतिभाग को करना पड़ेगा। कैसे कोई कल्पना कर सकता है कि इस महान भारत में जहां प्रजातंत्र जीवंत है, पड़ोसी देश जैसे हालात हो सकते? नहीं कर सकता। जहां भी कोई राष्ट्र पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हमें बर्दाश्त नहीं करना है और सदैव कार्यरत रहेगी, और इसका पूरा सर्जन हो रहा है। आप साधुवाद के पात्र हैं। गोरखपुर की इस पावन धरा पर और मेरा पहला आगमन है, तो सदैव मेरे चित्त पर रहेगा। और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ की प्रथम सैनिक स्कूल, और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला पढ़ा हूँ। मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जन्म ग्राम किठाना में हुआ था, पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में था। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहाँ किया है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो जमीनी हकीकत है, वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा। पर इस सैनिक स्कूल की एक और खासियत रहेगी, ये गोरखपुर में है। यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत बच्चों के कानों में सदा गूंजती रहेगी। मैं आश्वस्त हूँ, आशावादी हूँ कि सैनिक स्कूल आज उत्तर प्रदेश की तरह योगी जी की विशिष्ट छाप का सदैव प्रतिबिंब रहेगा। आपने वैसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कह दिया कि
2047 में जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहे होंगे, ये मैराथन मार्च है जिसमें आपकी सैनिक स्कूल का योगदान रहेगा, छात्रों छात्राओं के माध्यम से रहेगा और भावनात्मक भी रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा। और मेरा तो आप सबसे आग्रह है, विनती है कि जो हवन हो रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इस हवन में हम हरेक को अपनी आहुति देनी चाहिए। ये समय आ गया है कि हम देश के लिए जो कर सके करना चाहिए, जितना करेंगे वो कम है। मैं छात्रों से एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने खुद महसूस की है। जब गांव से सैनिक स्कूल गया, मैं हतप्रभ रह गया। गांव से गया था, न बिजली थी, न सड़क थी, न शौचालय था। आज तो घर घर हो रहा है, सैनिक स्कूल में सब उपलब्ध था। मुझे लगा मैं कहाँ आ गया। बाद में मुझे पता लगा कि मैं सैनिक स्कूल की वजह से कहाँ आ गया। यह सैनिक स्कूल की शिक्षा है जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष हूं। तो मेरे 2047 में जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहे होंगे, ये मैराथन मार्च है जिसमें आपकी सैनिक स्कूल का योगदान रहेगा, छात्रों छात्राओं के माध्यम से रहेगा और भावनात्मक भी रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा। और मेरा तो आप सबसे आग्रह है, विनती है कि जो हवन हो रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इस हवन में हम हरेक को अपनी आहुति देनी चाहिए। ये समय आ गया है कि हम देश के लिए जो कर सके करना चाहिए, जितना करेंगे वो कम है। मैं छात्रों से एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने खुद महसूस की है। जब गांव से सैनिक स्कूल गया, मैं हतप्रभ रह गया। गांव से गया था, न बिजली थी, न सड़क थी, न शौचालय था। आज तो घर घर हो रहा है, सैनिक स्कूल में सब उपलब्ध था। मुझे लगा मैं कहाँ आ गया। बाद में मुझे पता लगा कि मैं सैनिक स्कूल की वजह से कहाँ आ गया। यह सैनिक स्कूल की शिक्षा है जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष हूं। तो मेरे माध्यम है जो समाज में बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है, और जो असमानताएं हैं उन पर कुठाराघात करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे ये मौका देकर मेरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पैनी है, पर मेरे मामले में गिद्ध जैसी रही है। इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना तो मेरे ससुर ने भी नहीं किया था। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 गंतव्य के लिए रखा गया, हमारी साख बने। क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज तब 1 बिलियन और 2 बिलियन US के बीच में था, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी 680 बिलियन से ज्यादा है। कहाँ आ गए? मंत्री की हैसियत से जब कश्मीर गया 1990 में, श्रीनगर में कोई दिखाई नहीं दिया। उस जम्मू और कश्मीर में हर साल पिछले 2-3 साल से 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जा रहे हैं। ये आज के भारत में 370 अनुच्छेद, जिसको संविधान निर्माताओं ने टेम्पररी कहा, कुछ लोग भी उसको परमानेंट मान रहे। किस कॉन्फ्लिक्ट में, इस दशक में उसको विरोध कर दिया। आज का भारत है।
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये भी अगर हम राष्ट्रवाद से समझौता करेंगे, वो राष्ट्र के साथ चरम धोखा होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आवश्यकता है उनको समझाने की, वरना जनता को आध्यात्मिक प्रतिभा को करना पड़ेगा। कैसे कोई कल्पना कर सकता है कि इस महान भारत में जहां प्रजातंत्र जीवंत है, पड़ोसी देश जैसे हालात हो सकते? नहीं कर सकता। जहां भी कोई राष्ट्र पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हमें बर्दाश्त नहीं करना है। इंद्रापुरम पुलिस ने एक मिनी ट्रैवलर बस में छिपकर के साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा। ये गिरोह टेलीकॉलिंग के माध्यम से मासूम क्रेडिट कार्ड धारकों को रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने का झांसा देकर फंसाता था और उनका गोपनीय जानकारी चुराकर फर्जी पोर्टलों पर उसका दुरुपयोग करता था। इस घटनाक्रम के अनुसार इंद्रापुरम पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान एक मिनी बस में संदेह के आधार पर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान 3 अभियुक्त सुशांत कुमार, सन्नी कश्यप, अमन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों अपराधी मिनी बस में बैठकर क्रेडिट कार्ड धारकों से धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 13 कीपैड मोबाइल, 7 एंड्रॉइड फोन, 16 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। अभियुक्तों ने खुलासा किया है कि वे ट्रैवलर मिनी बस में बैठकर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे और टेलीकॉलिंग के जरिए क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने जाल में फंसाते थे। इन शातिर ठगों ने फर्जी वेबसाइट्स और पोर्टल्स तैयार कर रखी थी, जिन पर वे लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने का लालच देकर के अपनी जानकारी भरने के लिए बाध्य करते थे। इस तरह ये लोग क्रेडिट कार्ड धारकों को संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर देते थे और उसे ठगी के मकसद से इस्तेमाल करते थे। इस गिरोह का जाल और भी फैला हुआ है। एक महिला इन अपराधियों को डाटा उपलब्ध कराती थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होते थे। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी इस गिरोह में हिस्सा हैं, जो दिल्ली, गाजियाबाद के विभिन्न हिस्सों में ये आपराधिक गतिविधि संचालित कर रहे थे। इंद्रापुरम थाना पुलिस के मिनी ट्रेवलर्स बस में बैठकर घूमते हुए 3 टेलीफोन क्रेडिट कार्ड धारकों को जो कि गलत तरीके से लोगों को फंसाते थे, क्या पूरा मामला है? देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा इंद्रापुरम पुलिस जब रात्रि गश्त कर रही थी, तो उसी दौरान इनको 5/6 की पुलिया ग्रीन बेल्ट पर एक टेम्पो ट्रेवलर मिनी बस आते हुए दिखाई देती है। उसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर जब पुलिस टीम द्वारा इनको रोका जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है, तो इनके द्वारा ये बताया जाता है कि ये लोग एक जालसाजी का काम कर रहे हैं। उस जालसाजी के काम में इनके द्वारा इनका पूरा एक गैंग है। उस गैंग में ये अभी अपने 3 मेंबर यहाँ पे हमें बस के अंदर मिले हैं और इन लोगों द्वारा बताया गया कि ये लोग टेली कॉलिंग के माध्यम से जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता था उनको फ़ोन करते थे और क्रेडिट कार्ड का डाटा भी इनको इनके गैंग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था और उसको ये लोग लगातार फ़ोन करके उन लोगों से ये बताते थे कि आपको कूपन के जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करा लीजिए। रिडीम कराने के नाम पर उनको लालच देते हुए ये लोग अपना एक साइट का नाम बताते थे, उस पर ये लोग क्लिक कराते थे उनसे सामने वाले कस्टमर से, जिससे कि उनके पैसे के फ्रॉड होता था। और इसमें पूरी पूछताछ में हम लोग को ये मिला है कि ये लोग लगभग 1.5 से 2 साल से एक्टिव हैं, ये पूरा गैंग इस काम में, और इन लोगों ने लगभग अभी तक 2 से 3 करोड़ के बीच में ये जालसाजी कर ली है। और इस गैंग में और भी मेंबर्स हैं जिनके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है और जो पूछताछ के दौरान इनके गाड़ी से बरामद सामान है वो लगभग उसमें 13 कीपैड मोबाइल फ़ोन है, 7 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ साथ लगभग 30 बैटरियां हैं, उसके साथ 4 चेकबुक हैं और इसके अलावा हमें इनके पास से एग्रीमेंट पेपर मिला है, जो किराए का एग्रीमेंट पेपर होता है, जिसके आधार पर ये पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाते थे और उसके साथ साथ इसी के आधार पर वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे, जिसमें कि वो पैसे जाते थे जो ये लोग फ्रॉड करते थे। गिरफ्तार लोगों के नाम क्रमशः सुशांत कुमार है, जो कि मूल रूप से तिरुवनंतपुरम केरला के रहने वाले हैं और वर्तमान में नंद विहार दिल्ली में रहते हैं। जो दूसरा व्यक्ति है वो सन्नी कश्यप है, यह हमारे फरूख नगर थाना क्षेत्र टीला मोड़ का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति अमन गोस्वामी है, जो कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र कमिश्नरेट गाजियाबाद का रहने वाला है। सर, इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनकी क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? इनमें तीनों ये ग्रेजुएट हैं, जिनमें से एक BSc IT में ग्रेजुएट है।
कल बात की जाए, इन्होंने मिनी बस ही क्यों चुनी इस काम को करने के लिए? देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोग जो भी इस तरीके की कॉल सेंटर्स पकड़ते तो वो किसी न किसी घर से, किसी कमरे से ऑपरेट होते थे, लेकिन इन लोगों ने पुलिस से बचने के लिए नया तरीका निकाला था कि जिससे कि घर में रहते हुए इन लोगों को, अगल बगल के लोगों को शक न हो, लैपटॉप मोबाइल ढेर सारे देख के और नए लड़कों को देख के, तो इन लोगों ने ये एक नया तरीका निकाला था ये काम करने का कि ये लोग रोज, जो अभी तक पूछताछ में सामने आया है, ये मिनी बस गोकुलपुरी के ध्यानचंद नामक व्यक्ति की है, जहां पर कि ये लोग यूट्यूबर की शूटिंग के नाम पे, कि इनके साथ एक यूट्यूबर लड़का है, उसकी रोज की शूटिंग होती है, उसके नाम पर ये लोग 2000 रुपए पर डे के आधार पे ये बस को किराए पे लेके सर, इन्होंने जालसाजी का तरीका किस तरीके से सीखा? क्या यूट्यूब के जरिए से इन्होंने सीखा है? नहीं, जैसा मैंने बताया, अभी ये 3 लोग गिरफ्तार हैं, इनके पीछे और भी लोग हैं। इनके पास से जो हमें लगभग 30 पेज का डेटा बरामद हुआ है, वो भी इनके गैंग द्वारा इनको प्रोवाइड कराया जाता था। रोज इनके फोन, जब ये बस में आके बैठते थे, इनकी बस वर्ल्ड स्क्वायर मॉल पे सुबह सुबह लग जाती थी। पूरा ये लोग एक कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे थे। फिर ये लोग बस में बैठते थे, इनके पर्सनल फोन इनसे ले लिए जाते थे और इनको एंड्रॉयड और कीपैड वाले फोन इनको प्रोवाइड करा दिए जाते थे, और जब इनका काम खत्म हो जाता था तो पुनः इनके प्राइवेट मोबाइल वापस कर दिए जाते। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है, पूर्व का कुछ? आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे हैं इनका, और इन लोगों ने कितने लोगों के साथ जालसाजी की है, कुछ तो हमें इनके मोबाइलों से हमें डेटा प्राप्त हो गए, बाकी हमारी टीम इस पे आगे। कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं सर अब तक? जैसा मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि लगभग ये अभी तक 1.5-2 सालों से काम कर रहे हैं, और इनके जालसाजी की रकम करोड़ों में है। सर, इस प्रकार सीआई में कितने मेंबर हैं और मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, अभी गिरफ्तार फिलहाल 3 है, लेकिन मेंबरों की संख्या इसमें अधिक है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से ये फोन का इस्तेमाल करते थे, उसमें सिम डाला करते थे, वो सिम किसके नाम पर इशू कराते थे, और क्या आप लोग जो सिम विक्रेता है उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी ये लोग कल रात में ही 10 बजे पकड़े गए हैं, और हम लोगों ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है और जो आप लोगों से शेयर करने वाली चीज़ें मैंने शेयर की हैं, बाकी हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर हम काम करें। रायबरेली में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सौंपा मामला। कासगंज जनपद के दीवानी न्यायालय की महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर के अज्ञात बदमाशों ने अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी और उनके शव को नहर के किनारे फेंक दिया था। महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर रायबरेली सेंट्रल बार एसोसिएशन के साथ साथ कलेक्टेड व तहसील के अधिवक्ताओं ने काम बंद करके जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार न किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मृतक अधिवक्ता के परिजनों को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा व शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की गई है।
सुरेंद्र सिंह भदौरिया एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन रायपुर। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय क्या मामला है और क्या मांग है आपकी? हम लोग कासगंज में जो हमारी बहन अधिवक्ता मोहिनी की हत्या हुई है उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि उनके हत्यारों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है और ये बहुत दुखद बात है। सबसे बड़ी बात तो ये प्रदेश सरकार का बुलडोजर छोटी छोटे मामलों में भी चल जाता है अपराधियों पर। इतना बड़ी घटना हुई है, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलनरत है, इसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर अभी नहीं चला है लखनऊ से। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। साथ ही हमारी मांग ये है कि हमारे मोहिनी के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए एक व्यक्ति को और उन्हें सुरक्षा दी जाए, साथ ही असलहा का जो लाइसेंस दिया जाए। इसके साथ ही जो भी आर्थिक सहायता हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवार को प्रदान की जाए। ये कार्य बहिष्कार चल रहा है, तो कब तक चलेगा कार्य बहिष्कार? आज का जो कार्य बहिष्कार और ज्ञापन देने की बात है, ये हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आह्वान है। आज हम लोग फिर बैठेंगे और बैठने के बाद रणनीति तय करेंगे कि क्या आगे होना है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन और प्रदेश प्रशासन इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी साधे हुए है और उससे भी हैरत की बात है कि हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता जो छोटी छोटी बातों को लेकर अपना वक्तव्य देते रहे और मीडिया में आते रहते हैं, उन्हें इतना बड़ा हत्याकांड नहीं दिखाई पड़ रहा। ये भी एक शर्म की बात है। धन्यवाद। जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे मोहिनी तोमर की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। उनकी लाश को पहले अपहरण किया गया, फिर लाश को नहर पर नग्न अवस्था में फेंक दिया गया। आज तक 3 तारीख हो गई, आज तक कोई कांग्रेस नहीं लिया सरकार ने और न पुलिस विभाग ने लिया। अगर वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं तो ये अनवरत स्ट्राइक चलेगी और उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को, एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उनको गिरफ्तार होकर उनके सज़ा मिलनी चाहिए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए, जिससे हमारी लोगों की अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार आज कार्य बहिष्कार रहा, भविष्य में भी अभी रहेगा कि आज? बिल्कुल, अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो बिल्कुल रहेगा।